गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी प्रोनाउन का पार्ट 6 है। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन आखिर होती क्या है, किस प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज इस टॉपिक पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बड़े ध्यान से मुझे सुनते चलें और अपने नोट्स बनाते रहें साथ साथ। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन आखिर होती क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड हुआ जिसे आप रिलेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं और रिलेटिव कंजक्शन के नाम से भी जानते हैं। आप इसे रिलेटिव क्लोज भी कह सकते हैं, जो दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ने का काम करे। क्लियर? जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, आई मेट रोहन हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। बात क्लियर है? अब देखिए, एक सेंटेंस तो ये हुआ आई मेट रोहन और दूसरा सेंटेंस मेरे सामने नेक्स्ट हुआ। मैंने इन दो सेंटेंसों को रिलेटिव प्रोनाउन हु से आपस में ज्वाइन कर दिया, यानी कि जोड़ दिया। तो ये जो हु है यही मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है और यही मेरा रिलेटिव कंजक्शन है, जिसे आप रिलेटिव क्लोज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इससे लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बड़े ध्यान से एक एक रिलेटिव प्रोनाउन को हम पढ़ते चलेंगे। देखिए, अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो हु, वूम, वूज, विच और दैट, ये सारे के सारे वर्ड रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, अब इन रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या है? दो सेंटेंसों को आपस में ज्वाइन करना, आपस में जोड़ना। अब कहाँ पर हु का प्रयोग होगा, कहाँ वूम, कहाँ वूज, कहाँ वुच, ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग यूज किए जाते हैं। ठीक है ना, ये दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ने का काम करती है रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए, सब देखने में तो आपको इंटरोगेटिव वर्ड लग रहे हैं, लेकिन जब इंटरोगेटिव की तरह इनका यूज किया जाता है तब ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। लेकिन जब ये दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ने का काम करेंगे तब ये सारे के सारे वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। अब बड़े ध्यान से समझना, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दिए हैं आपके लिए, इन्हें आप पढ़ें। पहला टेंस, आई नो द गर्ल हु कम हियर, यानी कि देखिए हु, मैंने दो सेंटेंसों को रिलेटिव प्रोनाउन हु से जोड़ा। सेंटेंस नंबर सेकंड देखिए, सी लोस्ट द पेन विच सी बॉट यस्टरडे। विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। द पेन दैट माई फादर गेव राइट्स वेल। द पेन दैट माई फादर गेव राइट्स वेल, दैट अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज द गर्ल वूम आई लव। ठीक है, अब ये वूम जो है ये अपने आप में क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। बात समझ में आई? यानी कि रिलेटिव, यहाँ तक की कहानी ये समझ में आई कि रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, एज ए कंजक्शन, आप इसे कंजक्शन कह सकते हैं, रिलेटिव कंजक्शन, जो दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ता है। अब हम अलग अलग इस रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ और पढ़नी होगी स्टूडेंट्स। देखिए, एंटीसीडेंट ये आखिर होता क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले किस चीज़ को लेता है? देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यूज हुए नाउन और नाउन इक्विवेलेंट वर्ड को एंटीसीडेंट कहा जाता है। ये एंटीसीडेंट किसे कहा जाता है? यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हम जिस वर्ड का यूज करेंगे, जिस नाउन का प्रयोग हम करेंगे, वो नाउन बार बार उसे नाउन ना कह के हम एंटीसीडेंट कहकर कह सकते हैं। बात समझ में आई? अब देखिए, मैंने इस हु, देखिए पहला सेंटेंस, आई नो द गर्ल हु कम हियर। अब हु से पहले आप अगर देखेंगे तो आपको एक एंटीसीडेंट है गर्ल, यानी कि नाउन है। विच से पहले देखेंगे आप, एंटीसीडेंट है पेन। ठीक है, दैट से पहले देखेंगे आप, एंटीसीडेंट है पेन। और वूम से पहले देखेंगे गर्ल। ये सब क्या है? नाउन है। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है, जिसे आप नाउन या प्रोनाउन ना कहकर एंटीसीडेंट भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना रिलेटिव प्रोनाउन को आगे लेकर चलते हैं। अब अलग अलग
टॉपिक को हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में सबसे पहले हमारा टॉपिक है हु और वूम। ठीक है, हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउंस के वर्ड हैं, पहला है हु और दूसरा है वूम। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हु और वूम को लेकर कंफ्यूज रहता है कि कहाँ पर हुम का प्रयोग करना है, कहाँ पर वूम का प्रयोग करना है। ठीक है, इसे बड़े ध्यान से समझें। देखिए अगर हम इस हु की बात करें तो हु हमेशा सब्जेक्टिव केस के लिए आता है, याद रखना। ये सब्जेक्ट का काम करता है और सब्जेक्टिव केस जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब सब्जेक्टिव केस होते हैं। तो हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस के लिए होता है। देखिए वूम का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के लिए होता है, जैसे मी, अस, देम, यू, हर, हिम, ये सब ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। वूम का प्रयोग आप ऑब्जेक्टिव केस के लिए करते हैं। लेकिन इन दोनों के बारे में एक बात और जाननी होगी कि चाहे हु और वूम ये दो ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन हैं जिनका प्रयोग केवल पर्सन के लिए होगा, याद रखना। यानी कि लिविंग के लिए होगा, नॉन लिविंग के लिए हम हु या वूम का यूज नहीं करते। बात समझ में आई? देखिए आगे चलते हैं, बड़े ध्यान से समझें। अब कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है। देखिए पहला सेंटेंस, द मैन हु इज स्टैंडिंग हियर इज माई अंकल। ठीक है, अब इसे दूसरा सेंटेंस देखिए, वी वर्शिप गॉड हु इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, द बॉय हु केम हियर इज अ प्लेयर। ठीक है, ये तीनों सेंटेंस मैंने रिलेटिव प्रोनाउन हु से ज्वाइन कर रखे हैं, आपस में जोड़ रखे हैं। बात समझ में आई? अब हमें एक बात समझनी है रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, इस हु के बारे में। देखिए जब हम दो सेंटेंसों को हु से कंबाइन करते हैं यानी कि हु से जोड़ते हैं, तो हु के ठीक पहले हमेशा किसी न किसी पर्सन का जिक्र किया जाता है। बात समझ में आई? यानी कि कोई लिविंग होगा, पर्सन होगा, उसका जिक्र किया जाएगा। लेकिन हु के ठीक बाद या तो किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है या फिर किसी मेन वर्ब का यूज किया जाता है। हु के बाद किसका प्रयोग नहीं किया जाता? सब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि हु खुद सब्जेक्ट का काम करता है। हु से ठीक पहले पर्सन और हु के ठीक बाद या तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उस कंडीशन में हम रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स को समझें। द मैन हु इज, देखो हु से ठीक पहले नेम ऑफ द पर्सन और हु के ठीक बाद एक हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जा रहा है। बात समझ में आई? दूसरा, वी वर्शिप गॉड हु इज, हु से पहले पर्सन और हु के बाद ठीक किसका, एक हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जा रहा है। देखो गॉड अपने आप में लिविंग है। ठीक है, द बॉय हु केम हियर, हु से ठीक पहले नेम ऑफ द पर्सन और हु के ठीक बाद एक मेन वर्ब का यूज किया जा रहा है। यानी कि हु के ठीक बाद या तो मेन वर्ब आएगी या फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हु से ठीक पहले हमेशा नेम ऑफ द पर्सन यानी कि पर्सन का जिक्र होगा, और हु के ठीक बाद या तो हेल्पिंग वर्ब का जिक्र होगा या फिर मेन वर्ब का जिक्र होगा। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर लिख दिया आपके लिए। देखिए हु से ठीक पहले आप किसका प्रयोग करेंगे? नेम ऑफ द पर्सन, और हु के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब का यूज किया जाता है। देखिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें वूम की, तो वूम के बारे में आपको एक बात समझनी होगी, WHOM। ये रिलेटिव प्रोनाउन किस तरीके से सेंटेंस में काम करता है। देखिए वूम से पहले नेम ऑफ द पर्सन यानी कि पर्सन का ही जिक्र होगा। मैंने पहले ही आपको बता दिया हु और वूम दो ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन हैं जो केवल पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं, लिविंग के लिए यूज किए जाते हैं, नॉन लिविंग के लिए हु या वूम का प्रयोग नहीं किया जाता। तो वूम से पहले नेम ऑफ द पर्सन, लेकिन वूम के तुरंत बाद एक डिफरेंट सब्जेक्ट का यूज किया जाता है जिसका पहले सेंटेंस से कोई भी लेना देना नहीं होता। बात समझ में आई? अब देखो बड़े ध्यान से समझो। पहला सेंटेंस, दिस इज द गर्ल वूम आई लव। देखो वूम से ठीक पहले नेम ऑफ द पर्सन, लेकिन वूम के ठीक बाद एक सब्जेक्ट है आई। आई एक ऐसा सब्जेक्ट हुआ जिसके पहले सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आई? दूसरा सेंटेंस देखिए आप, दिस इज द लॉर्ड कृष्णा वूम आई वर्शिप। दिस इज द लॉर्ड कृष्णा वूम आई वर्शिप। वूम से ठीक पहले नेम ऑफ द पर्सन और वूम के ठीक बाद एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका पहले सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द बॉय
दिस इज द बॉय वूम आई लव वेरी मच। ठीक है, देखिए वूम से पहले नेम ऑफ द पर्सन और वूम के तुरंत बाद एक ऐसा डिफरेंट सब्जेक्ट जिसका पहले सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो एक बात क्लियर होती है, हु के केस में क्या था, हु से पहले भी नेम ऑफ द पर्सन, लेकिन हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज किया जाता था। लेकिन वूम से पहले नेम ऑफ द पर्सन और वूम के तुरंत बाद एक ऐसा डिफरेंट सब्जेक्ट यूज किया जाएगा जिसका पहले सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं होता। नोट करके मैंने एक बात लिखी है नीचे, इसे थोड़ा ध्यान से समझ लें। देखिए प्रेपोजिशन के बाद वूम का यूज किया जाता है, हु का नहीं। बड़े ध्यान से समझ लेना, वूम से प्रेपोजिशन यानी कि प्रेपोजिशन के बाद वूम का प्रयोग को आप कर सकते हैं लेकिन हु का प्रयोग नहीं कर सकते। बात समझ में आई? देखिए जैसे मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखा, ही इज द मैन विद वूम रवि लिव्स। सेंटेंस लिखकर मैंने राइट का निशान लगा दिया, सेंटेंस मेरा सही है। देखिए विद वूम से पहले हम प्रेपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ में आई? लेकिन हु से पहले कभी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे मैंने लिखा ही इज द मैन विद हु रवि लिव्स, तो सेंटेंस हमारा गलत है। चलिए, तो दो रिलेटिव प्रोनाउन को अभी हमने लेकर हम चले, पढ़ा हमने हु और वूम। ठीक है, दोनों हु और वूम को लेकर हम चले। थर्ड रिलेटिव प्रोनाउन हमारा विच को डिस्कस करते हैं। देखिए विच का प्रयोग आप नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करेंगे या फिर एनिमल्स के लिए करेंगे। ठीक है, अब विच का प्रयोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही केस में किया जाता है, हमेशा याद रखना, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही केस में। यानी कि विच के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी आ सकती है और विच के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग भी किया जा सकता है। लेकिन अभी आपको पढ़ना है विच का प्रयोग केवल आप याद रखें पर्सन के लिए नहीं किया जाता। विच का प्रयोग हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए किया जाता है, जबकि हु और वूम का प्रयोग कहाँ किया जाता था, केवल पर्सन के लिए। देखिए एग्जाम्पल्स, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला टेंस, द डॉग विच इज ब्लैक इज माइन। बात समझ में आई? द डॉग विच इज ब्लैक इज माइन। अब देखो विच से पहले एनिमल और विच के तुरंत बाद एक हेल्पिंग वर्ब, एक नॉन लिविंग के लिए यूज किया गया है। देखिए आप लिविंग और नॉन लिविंग उसके एंटीसीडेंट के रूप में देखेंगे। हु वूम और विच के से पहले किन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, जो नाउन है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है या वो एनिमल है, आपको ये देखना है। बात समझ में आई? सेंटेंस नंबर 2 देखिए, दिस इज द कार विच आई हैव बॉट इज रेड। देखिए विच से पहले एक नॉन लिविंग। बात समझ में आई? सी लॉस्ट द पेन विच सी बॉट यस्टरडे। विच से पहले जो एंटीसीडेंट है वो एक नॉन लिविंग है। द फॉक्स saw some grapes which were hanging over the garden walls। ठीक है, विच का प्रयोग किया गया मैंने ग्रेप्स के लिए। ठीक है, तो विच का प्रयोग आप याद रखना हमेशा या तो नॉन लिविंग के लिए होगा या फिर एनिमल्स के लिए किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन से मिलते हैं। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन है आपका वूज, WHOSE। देखिए वूज का प्रयोग आप पजेसिव केस में करते हैं। जो पजेसिव केस है आपके, जैसे माई, हिज, हर, योर, देयर, आपको पता है इनके तुरंत बाद नाउन का ही यूज किया जाता है। ठीक है, इन पजेसिव केस के लिए हम वूज का प्रयोग कर सकते हैं। आप इसका प्रयोग पर्सन के लिए भी कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बात समझ में आई? वूज का प्रयोग पजेसिव केस के लिए किया जाएगा, याद रखना। देखिए पहला सेंटेंस, दिस इज द बॉय वूज फादर लिव्स इन मेरठ। बात समझ में? यह वही लड़का है जिसके पिता मेरठ में रहते हैं। वूज फादर पजेसिव केस, यानी कि बॉय के लिए अगर मैं यूज करता तो यहाँ पर हिज फादर लिखता। हिज का यूज ना करके मैंने रिलेटिव प्रोनाउन वूज का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि वूज का प्रयोग हमेशा पजेसिव केस के लिए किया जाता है। बात समझ में आई? इस तरीके से देखो, दिस इज द डॉग वूज नेम इज टॉमी। ठीक है, अगर आप चाहते तो इट्स नेम बोलते, इट्स नेम इज टॉमी, लेकिन आप पजेसिव केस के लिए वूज का प्रयोग कर रहे हैं, वूज नेम इज टॉमी। दिस इज अ चाइल्ड वूज पेरेंट्स आर डेड। यह वही लड़का है जिसके माता पिता की डेथ हो चुकी है, तो वूज पेरेंट्स। बात समझ में आई? पजेसिव केस के लिए वूज का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे, द सन वूज रेज गिव्स अस लाइट इज एडोरेबल। ठीक है, अब देखिए वूज रेज,
बात समझ, जिसकी किरणें, बात समझ में आ रही है। तो यानी कि वूज का प्रयोग आप हमेशा किसके लिए करेंगे, वूज का प्रयोग आप हमेशा पजेसिव केस में करेंगे, ठीक है। वूज का प्रयोग आप पजेसिव केस के लिए करते हैं, इस बात को आपको बड़े ध्यान से समझना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट। इस व्हाट को लेकर भी बड़ा कंफ्यूज बना रहता है, इस व्हाट को थोड़ा ध्यान से समझ लें। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में व्हाट का भी यूज होता है, मैंने लिख दिया है, इसलिए आप नोट कर लेना कि व्हाट का प्रयोग भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है, ठीक है। सेकंड, लेकिन व्हाट से पहले कोई भी एंटीसीडेंट नहीं आता, याद रखना। देखो जो आपने अभी हु को पढ़ा, विच को पढ़ा, वूज को पढ़ा, वुम को पढ़ा, इनसे पहले आप नाउन या प्रोनाउन के रूप में कोई ना कोई एंटीसीडेंट आपको मिलता था, ठीक है। चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो थिंग्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, लेकिन कोई ना कोई एंटीसीडेंट आपको मिलता था। लेकिन व्हाट के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है, व्हाट से पहले कोई भी एंटीसीडेंट का यूज नहीं किया जाता, यानी कि नहीं आता। यह केवल वस्तुओं को रेफर करता है, जिसका अर्थ होता है दैट विच या थिंग विच, यानी कि केवल वस्तुओं के लिए इसका यूज किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए आप बड़े ध्यान से। मैंने लिखा यू कैन टेक एनीथिंग व्हाट यू लाइक, बात समझ में आई, व्हाट यू लाइक, ठीक है। व्हाट से पहले किसी भी एंटीसीडेंट का यूज नहीं है, यहाँ पर कोई पेन, बॉय, गर्ल, पर्सन या एनिमल या थिंग, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। व्हाट से पहले कोई भी एंटीसीडेंट नहीं आएगा। दूसरा सेंटेंस देख सकते हैं आप, यू कैन ईट व्हाट यू लाइक, जो तुम चाहते हो तुम खा सकते हो, तो यू कैन ईट व्हाट यू लाइक। देखिए व्हाट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है, लेकिन इससे पहले किसी भी एंटीसीडेंट का यूज नहीं है सेंटेंस में। चलिए आगे देखो, सेंटेंस कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे आपको कंफ्यूज किया जाएगा। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, ही हैज गिवन मी द पेन व्हाट आई नीडेड। मैंने लिखकर सेंटेंस को काट दिया। सेंटेंस में कहीं एरर है, क्या एरर हो सकता है, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का प्रयोग किया गया और व्हाट से पहले हमें पता है किसी भी एंटीसीडेंट का यूज करना गलत है। तो द पेन तो अपने आप में एक नॉन लिविंग एंटीसीडेंट के रूप में यूज हो रहा है नाउन के रूप में, जबकि व्हाट से पहले कभी भी एंटीसीडेंट का यूज नहीं किया जाता। बड़े ध्यान से समझे। तो सही सेंटेंस क्या होना चाहिए, ही हैज गिवन मी द पेन विच आई नीडेड। व्हाट की जगह यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग सही है। व्हाट से पहले कभी भी एंटीसीडेंट का यूज नहीं किया जाता। लिखकर मैंने राइट का निशान लगा दिया, सेंटेंस हमारा सही है। चलिए नोट, देखिए हु और वूम के बारे में आपको एक बात और समझनी है। देखिए हु और वूम का जो एंटीसीडेंट है, यानी कि एंटीसीडेंट अब आप तो समझ गए होंगे, जो इन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जिन शब्दों का प्रयोग होगा वो एंटीसीडेंट कहलाते हैं। हु या वूम का जो एंटीसीडेंट है कभी भी दे नहीं हो सकता, कभी भी दे नहीं होता। दे को लिखकर मैंने काट दिया, दे के स्थान पर दोज सही माना जाता है, यानी कि ठीक है। दे का प्रयोग नहीं करते, दोज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम में वो आपको दे सकते हैं सेंटेंस कैसे, जैसे दे हु वेस्ट देयर टाइम ऑलवेज फेल, मैंने लिखकर काट दिया। हु से पहले दे का प्रयोग नहीं किया जाता एंटीसीडेंट के रूप में, क्योंकि एंटीसीडेंट आपका नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। देखिए दोज हु वेस्ट देयर टाइम ऑलवेज फेल, ये लिखकर मैंने राइट का निशान लगा दिया, ये सेंटेंस हमारा सही है। हु से पहले कभी भी दे का प्रयोग नहीं होता, ना ही वुम से पहले, हमेशा जब भी होगा तो दोज का ही प्रयोग सही माना जाता है। बात क्लियर हो रही। थैंक यू स्टूडेंट्स। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का हमारा पार्ट फर्स्ट है प्रोनाउन में। रिलेटिव प्रोनाउन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करके बनाऊंगा, ये पहला पार्ट है, इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन का दूसरा पार्ट आपको मिलेगा।